के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का या मध्यकालीन इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है हमारा, मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको ज्यादातर मेडिवल हिस्ट्री की बात करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन हमको बहुत बार इस एरिया से पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पहले पार्ट में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहली चीज, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हुमायूं। हुमायूं के 15 साल का जो बोल सकते एग्जाइल था, या वो बोल सकते कि वो छोड़ के चले गए थे, उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी के बारे में? सूर डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि वो 15 साल, शेरशाह सूरी के बारे में तो पढ़ेंगे, पर 15 साल शेरशाह सूरी ने ही राज किया था क्या? ठीक है, तो उसके बाद भी जो सूरी डायनेस्टी के लोग थे, जो 15 साल सूर डायनेस्टी चली या सूर साम्राज्य चला, उसके बारे में। फिर इसके बाद फिर से मुगल एम्पायर हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में या इस पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे तो हमारे बाबर से रिलेटेड, शेर शाह से रिलेटेड, हुमायूं से रिलेटेड और इन तीनों से रिलेटेड लगभग क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। क्लियर हो गया? तो पहले क्वेश्चंस पे आए, सिंपल क्वेश्चन पे। तो सबसे पहली चीज हमारा कि मुगल साम्राज्य की स्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? ठीक है, तो ये चीज हमको, ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के स्थापक कौन थे, या हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? तो कौन थे हमारे? ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। अब बाबर का मतलब देखो कि बाबर का मतलब हमको क्या दे के रखा है? टाइगर। ठीक है, बाघ से रिलेटेड जो बाबर शब्द है, वो शब्द का मतलब क्या होता है? टाइगर या बाघ। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि जो मुगल साम्राज्य के स्थापक या बोल सकते हैं नींव हमारे बाबर ने रखी थी? इस चीज का पता कैसे चलता है? हम लोगों ने एक डेट के बारे में पढ़ा था, कौन सी डेट थी वो? 21 अप्रैल 1526। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट बोली जाती है, क्यों बताया था मैंने ये चीज? ये एक युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध का नाम क्या था? ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। किस डेट को लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ा गया था? ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें कौन हार गया था, कौन जीत गया था? इब्राहिम लोदी हारा। तो किस साम्राज्य का समापन हो गया था, कौन सा समाप्त हो गया था? जो दिल्ली सल्तनत थी वो उस टाइम पे खत्म हो गई थी। और किस साम्राज्य का मतलब बोल सकते कि स्टार्टिंग हुई थी? हमारी मुगल साम्राज्य की। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस चीज से हमको पता चलता है जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उस पानीपत में बाबर की लड़ाई किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी से। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ठीक है, डेट कौन सी थी? तो डेट हमको याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, जो कि पानीपत का पहला युद्ध उस दिन लड़ा गया था, उस टाइम पे लड़ा गया था। ये चीज क्लियर हो गई। और बाबर शब्द का मतलब देखो तो बाबर शब्द का मतलब क्या होता है? टाइगर। नेक्स्ट देखो, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला है? बाबर मूल रूप से भारत आया था। द बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, मतलब कि कहां से वो यहाँ पे भारत पे आया था? ठीक है, सब ऑप्शन बता रहे हैं, पर ऑप्शन के साथ में उस कंट्री का नाम भी बताओ कि किस कंट्री से वो यहाँ पे आया था, किस देश से यहाँ पे आया था। कुछ अफगानिस्तान बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो बाबर ओरिजिनली किस देश से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से नहीं आया था। कहां से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। और उज्बेकिस्तान की भी जगह की बात करूं तो कौन सी जगह का नाम था? फरगाना। ये चीज क्लियर हो गई।
ठीक है, तो जो बाबर था वो फरगाना शहर से आया था, और जो फरगाना था वो किस देश में बिलोंग करता है? उज्बेकिस्तान में। ये चीज क्लियर हुई। फिर वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, जो बाबर था वो इंडिया की तरफ क्यों आया था, क्या जरूरत थी उसको इंडिया में आने की, क्या हो गया था ऐसा, बुलाया गया था? देखो बेसिकली अगर आप देखो तो सबसे मेन रीजन ये बोला जाता है कि जो फरगाना का बोल सकते हैं शासक थे, जो बाबर के पिता थे, उन पिता की मृत्यु हो गई थी, और 12 साल की उम्र में ही जो हमारे बाबर थे वो क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। ठीक है, पर फरगाना में क्या चलता था, जैसे हमने तर्किश ए चहलगानी के बारे में पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने 4 नोबल्स या 40 विद्वानों का एक ग्रुप बना के रखा था, और जब वो रजिया सुल्ताना जब बोल सकते हैं कि जब मतलब शासक उन्होंने संभाला था या राज्य उन्होंने संभाला था, तो वो 40 लोग उससे खुश थे क्या? नहीं थे। तो वैसे ही वहां पे उज्बेकिस्तान में जो फरगाना के कुछ नोबल्स का एक ग्रुप था, ठीक है, उन ग्रुप्स को बाबर का शासन करना अच्छा नहीं लग रहा था, और वो लोग चाहते थे कि ये उसको मतलब कि इसको तख्ती से उतार के या बोल सकते इसको शासन से हटा के हम लोग उस पर रूल करें। तो बेसिकली मतलब उनका जो ग्रुप था नोबल्स का, उन लोगों ने किसको भगा दिया था? बाबर को उसकी मतलब कि उसकी गद्दी से हटा दिया था, उसको शासक की गद्दी से हटाया और उसको मतलब राज्य से अलग कर दिया था। ठीक है, फिर जब वो राज्य से अलग हुआ तो बेसिकली फिर उसने क्या करा, फिर 1504 में सबसे पहला क्या करा उसने? काबुल पे जाकर आक्रमण किया और काबुल को जीता। ठीक है, तो उसने क्या करा, अपना मध्य एशिया उज्बेकिस्तान को देश को छोड़ के वो 1504 में कहां पर आ गया था? काबुल में आ गया था। ठीक है, तो 1504 में उसने किस पे कब्जा किया? काबुल पे। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको किसके बारे में बोल सकते हैं कि उसको पहले से पता था कि हिंदुस्तान नाम का एक देश है, और हिंदुस्तान नाम के देश में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी समृद्धि है, तो वो उसको पाने के लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले 1504 में वो काबुल आया, और फिर 1517 के टाइम पे उसने धीरे धीरे हिंदुस्तान पे कुछ चीजें कर करके आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई। तो 1504 में वो सबसे पहले काबुल आया, फिर धीरे धीरे वो इस चीज की प्लानिंग कर रहा था, फिर 1517 के टाइम पे उसने भारत में धीरे धीरे मतलब आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद फिर सबसे बड़ा युद्ध उसने किस टाइम पे लड़ा था? 1526 पे लड़ा था। ठीक है, किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ, और उसको हराकर उसने पूरा का पूरा जो साम्राज्य था अपने कब्जे में कर लिया था। ये चीज क्लियर हो गई। बेसिकली यही चीज बताई जाती है अगर हिस्ट्री में देखोगे तो। फरगाना शहर से आया था, तो उज्बेकिस्तान के या उज्बेकिक शासक थे, वो नहीं चाहते थे वहां के वो 40 नोबल या बोल सकते वहां के ग्रुप के लोग कि बाबर उस गद्दी पे राज करे, इसलिए उसको वहां से भगा दिया गया था। फिर धीरे धीरे बोल सकते 1504 के टाइम पे वो काबुल आया, काबुल को जीता। फिर इसके बाद 1517 में हिंदुस्तान में धीरे धीरे आगे बढ़ा, और 1526 में उसने मौका देखकर इब्राहिम लोदी को हराया, और इब्राहिम लोदी को हरा के क्या करा उसने? मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आई। तो ये चीज याद रखना, जो बाबर था ओरिजिनली वो किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। और किस शासन या किस राज्य से आया था? तो फरगाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। क्लियर हो गया? ये डेवलपमेंट समझ में आ गया, ये टाइमलाइन। अब देखो यहाँ पे मैं पहले से बता देता हूँ, ये वाले सेशन में अब पूरा का पूरा युद्ध ही चलेंगे, और युद्ध के साथ टाइमलाइन भी चलेंगी, तो आपको टाइमलाइन भी याद करना पड़ेगा भैया। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, मुगल नेता बाबर ने मूल रूप से उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अभी चीज बताई कि जो मुगल जो बाबर था उसने नॉर्थन इंडिया पे या उत्तर भारत पे आक्रमण क्यों किया था, भारत की तरफ क्यों आया था वो? इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको टिक मार्क करिए पहले। ठीक है, तो देखो पहली चीज कि यह शिया मुसलमान राज बनाने के लिए आया था, पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है क्या? अगर तीसरे की देखो कि दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार मार्गों का नियंत्रित करने के लिए आया था, तो इस चीज के लिए आया था क्या? अपने पुराने दुश्मन को हराने के लिए आया था क्या? दिल्ली में तो कोई इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है, पर रिलेटेबल ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि वह मध्य एशिया में अपने महाआकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या था? असमर्थ था।
ठीक है, तो देखा था हम लोगों ने कि उज़्बेकिस्तान के शासक लोगों ने उसको वहां से भगा दिया था, तो उसके जो भी लक्ष्य थे मध्य भारत में वो कंप्लीट नहीं हुए थे, इसलिए उसने हिंदुस्तान नाम का एक शब्द, मतलब हिंदुस्तान नाम का एक देश चुना था जिसमें बहुत सारी समृद्धि और बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो उसकी तरफ क्या बढ़ गया था, उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ गया था कि वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, उस देश पे राज करूंगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, कि मध्य भारत में उसका जो भी लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ था, उस चीज को असमर्थ था, इसलिए उसने किसके ऊपर आक्रमण किया था, उत्तर भारत के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाबर द्वारा ग्रहण की गई उपाधियां कौन कौन सी हैं। द टाइटल अज्यूम बाय बाबर बॉस, कौन कौन सी उपाधियां उपाधियां जो है बाबर ने अज्यूम करके रखी है, ग्रहण करके रखी है। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आपको बीच की दो नहीं पता तो दो तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली पढ़ी है, एक कौन सी है, काजी, और दूसरी कांदार और खाननी। तो ये दो टाइटल्स या उपाधि तो हमने पढ़ी है, अब ये दो से ऑप्शन से रिलेटेड है नहीं, तो हमारे पास रिलेटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, ऊपर के सभी। ठीक है, तो पहली चीज जो गाजी की उपाधि है उनको किस युद्ध के बाद मिली थी, या किस युद्ध के बाद उन्होंने उस उपाधि को ग्रहण किया था, तो खानवा के युद्ध के बाद। अब वो आगे पढ़ेंगे हम लोग खानवा के युद्ध में क्या था। ठीक है, फिर दूसरी उपाधि का नाम क्या है, मिर्जा, तीसरा कौन सा है, बादशाह, चौथा कांदार और खान की। ठीक है, तो ये सारी की सारी उपाधियां जो है वो किसने ग्रहण ग्रहण की थी, बाबर ने। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन से टाइम पे कौन सी उपाधि ली थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, तो जो ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि बाबरी नाम लिखा रहा है तो किसकी आत्मकथा होगी। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो सबने आंसर कर दिया। अब ये तो जो ए बाबरी जो किताब है, जो आत्मकथा है, वो बाबर ने किस भाषा में लिखी थी, इसका आंसर बताओ सभी। ठीक है, तो ये सबको पता है कि जो हम बोल सकते हैं कि तो जो ए बाबरी जो किताब है वो बाबर ने किस लैंग्वेज में लिखी थी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, फिर इसी किताब को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, फारसी में या पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था। किसने किया था भैया, किसने किया था। ठीक है, तो अब्दुल, अब्दुल, आगे खाने, खाना। ठीक है, खाने के ऊपर मत चले जाना। ठीक है, तो बेसिकली इस किताब को किसने ट्रांसलेट किया गया था, फारसी लैंग्वेज में या पर्शियन लैंग्वेज में, उस पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना। और उस किताब का नाम फिर क्या हो गया था, बाबरनामा। क्या नाम हो गया था उसके बाद। क्लियर हो गया। अब यहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाबरनामा जो किताब है वो किस लैंग्वेज में हमको देखने को मिलती है, फारसी लैंग्वेज में देखने को मिलती है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बाबर ने जो अपनी लैंग्वेज में लिखी थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, टर्किश लैंग्वेज थी। और उस किताब का नाम क्या था, तुजुक ए बाबरी। ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और लिख लो, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो किताब है इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, लेडन और हिलिस्किन। ठीक है, वैसे बहुत कम चांसेस है ये पूछा जाए, पर ये चीज भी याद रख लो। तीन लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो तुजुक ए बाबरी है वो किस लैंग्वेज में है, टर्की भाषा में। किसने लिखा था, खुद ने, बाबर ने ही लिखा था। फिर उस किताब को टर्की से पर्शिया में कन्वर्ट किया गया, तो पर्शी जो था उस किताब को क्या बोला जाता था, बाबरनामा बोला जाता था। उसको कन्वर्ट किसने किया था, अब्दुल रहमान खाने खानी।
फिर इसके बाद वही बुक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। तो इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट किया था? हेडन और एकेस्किन ने। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रिलेटिवली इंग्लिश वाला बहुत कम चांसेस है पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तीनों लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए सभी, किसके बीच में लड़ा गया था? अभी पढ़ा हमने खानवे के युद्ध के बाद। ठीक है, तो लोग अब जो है ईयर भी बताने लगे। डेट भी बता दो भैया, ईयर बता रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इसमें जीता कौन था? बाबर जीत गया था। और कौन हार गए थे? राणा सांगा हार गए थे। ठीक है, तो इस युद्ध को क्या बोला जाता है? खानवा का युद्ध बोला जाता है। और किस टाइम पे लड़ा गया था? ठीक है, और किस डेट क्या थी वो? 16 मार्च थी भैया, 17 मार्च नहीं थी। ठीक है, 16 मार्च 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। क्लियर हो गया। एक दिन आगे चले गए आप लोग। अब वहीं पे दूसरी बात करूं तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का युद्ध या बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फिर तीसरा आता है कि बाबर और मेहंदिनी राय के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये पूछा जा सकता है कि बाबर और जो उज्बेक शासक के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें बाबर हरा दिया गया था बेसिकली, उस युद्ध का नाम क्या था? बैटल ऑफ सर ए पूल। ठीक है, उस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ सर ए पूल। ये जो बैटल है या युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था? हमारे बाबर और उज्बेक एक शासक के बीच में। उस शासक का नाम क्या था? शैबानी खान। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो युद्ध थे उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहली चीज, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, जो कि किसका युद्ध था? पानीपत का युद्ध। किस डेट को लड़ा गया था? किस ईयर में लड़ा गया था? तो 1526 में। ये चीज हमने पढ़ी। फिर इसके बाद बाबर और राणा सांगा के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम क्या है? खानवा का युद्ध, जो कि किस डेट को लड़ा गया था? ठीक है, तो 1527 ईयर हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज याद रखनी है। फिर बाबर और मेहंदी राय के बीच में भी एक युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध का नाम क्या है? फिर मेन इंपॉर्टेंट, बाबर और उज्बेक के शासक के बीच में भी एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या है? बैटल ऑफ सर ए पॉल। ये सर ए पॉल का युद्ध। और बोल सकते हैं किस शासक के बीच में लड़ा गया था? शैबानी खान के और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये युद्ध से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा युद्ध का सर्वप्रथम उपयोग किस युद्ध में किया था? ठीक है, इन विच बैटल तुलगुमा वॉरफेयर वॉज फर्स्ट यूज बाय द बाबर इन वेदा बैटल। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? तुलगामा वॉरफेयर क्या होती है? इसके बारे में पढ़ा है? अरे युद्ध नीति देखी है आप लोगों ने? महाभारत देखी होगी या रामायण देखी होगी, या वो भी नहीं बता रहा तो सबसे अच्छा बताता हूँ, बाहुबली देखी है? पहली वाली बाहुबली, उसमें उनने युद्ध नीति बनाई थी। कौन सी? उस युद्ध नीति का नाम क्या था? व्यू रचा था ना एक, त्रिशूल व्यू। तो त्रिशूल व्यू में क्या करा था? बेसिकली उन लोगों ने क्या करा था, स्टार्टिंग में एक तरीके से त्रिशूल बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे जब कोई आपका दुश्मन आ जाएगा तो यहाँ से वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे? अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और वो चारों तरफ से उनको क्या कर लेंगे?
घेर लेंगे। तो ये त्रिशूल व्यू के बारे में पढ़ा था ना, तो वही बोल सकते कि उसी तरीके का जो युद्ध नीति थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुलगुमा वॉरफेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये युद्ध नीति कौन लेके आया था, बाबर लेके आया था। कहां से लेके आया था, उज्बेकिस्तान से लेके आया था, कि उज्बेकिस्तान में ये युद्ध नीति चलती थी। बेसिकली उसमें क्या किया जाता था, जो हमने त्रिशूल व्यू में देखा ना, बेसिकली वही कि कोई भी एनिमी है बीच में, तो यहां से वो युद्ध करना स्टार्ट करते थे और उस एनिमी को चारों तरफ से घेर लेते थे, या उसकी सेना को क्या करते थे, चारों तरफ से घेर लेते थे, जिससे जो सेना है वो आपस में क्या हो जाए, बट जाए। ठीक है, तो जो सेना बीच में रह गई वो अलग हो जाएगी और जो बाहर रह गई वो अलग हो जाएगी। तो युद्ध नीति के हिसाब से वो दोनों अलग अलग करके कर सकते थे, उनको हरा सकते थे। ठीक है, और जो मेन दुश्मन रहता था या बोल सकते मेन राजा रहता था, उसको बीच में पकड़ लेते थे वो लोग। ठीक है, तो जो हमने बाहुबली में देखा था त्रिशूल व्यू लगभग वैसा ही है। ठीक है, तो बेसिकली एक बोल सकते कि एक कोन वो दिखाते थे और दूसरी तरफ से वो क्या करते थे, अटैक करते थे। ठीक है, उसने पकड़ा था ना बेसिकली, आखिरी में जाके उन लोगों ने पूरा घेरा बनाकर उनकी जो आर्मी थी उनको हरा दिया था। ठीक है, तो उसी तरीके की वॉरफेयर को या बोल सकते युद्ध नीति को क्या बोला जाता है, तुलगामा। तो इसको बोल सकते बाबर ने किस युद्ध में सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ये तो किस में इस्तेमाल किया था, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, जिसमें वो जीत गए थे। ये चीज क्लियर हो गया। तो इब्राहिम लोदी को उन्होंने ऐसे ही करा था, इब्राहिम लोदी को सारी की सारी सेना ने क्या कर लिया था, घेर दिया था और बेसिकली फिर उसको मार दिया गया था। क्लियर हो गया ये चीज, ये समझ में आ गया युद्ध नीति। ये याद ना हो तो त्रिशूल भी याद कर लेना, तो याद रह जाएगा आपको। देखो, पानीपत की लड़ाई के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गाजी उपाधि थी वो किस युद्ध के बाद धारण की थी बाबर ने, खानर के। इसी के बाद अगर पानीपत की लड़ाई की बात करूं तो पानीपत की लड़ाई के बाद कौन कौन सी उपाधि उसने धारण की, ठीक है, तो दोनों उपाधि उसने धारण की थी, कौन सी, कांधार और, ये चीज क्लियर हो गई। तो गाजी जो बोल सकते हो उपाधि थी वो खानवा के युद्ध के बाद ली थी, और पानीपत के युद्ध के बाद कौन कौन सी उपाधि ली थी उसने, कांधार और आकर। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन था भैया, किसी और को कोई डाउट है क्या, औरंगजेब तो नहीं था ना, तो कौन था हमारा, हुमायूं था। और हुमायूं का अगर मतलब देखोगे तो हुमायूं का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉर्चुनेट होता है। फॉर्चुनेट मतलब कि भाग्यशाली था। तो क्या वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा भाग्यशाली था, उसी का नाम का उल्टा था, दुर्भाग्यशाली था वो हमेशा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हुमायूं का मतलब देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज है, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हुमायूं के नाम का अर्थ क्या है, तो क्या होगा इसमें हिसाब से, सौभाग्यशाली। क्या उसके नाम के हिसाब से वो सौभाग्यशाली था, नहीं था, क्या था, उल्टा दुर्भाग्यशाली था। कैसे था, बेसिकली जब बाबर की डेथ हुई थी या बाबर मरे थे, किस ईयर में मरे थे, 1530 में मरे थे। जब वो 30 में मरे थे तो उन्होंने अपने साम्राज्य को हुमायूं को दे दिया था और ये बोल दिया था कि ये साम्राज्य अपने भाइयों में बांट देना। ठीक है, हुमायूं के तीन भाई और थे, वो तीन मतलब वो बाबर के 4 बेटे थे। ठीक है, हुमायूं के बोल सकते हैं, हुमायूं के अलावा उसके कितने भाई और थे, 3 भाई और थे। अब बेसिकली बोला जाता है कि जो बाबर है वो बाबर के जो पिता है वो किस वंश को बिलोंग करते हैं, तैमूर के वंश को बिलोंग करते हैं। तैमूर का नाम सुना था ना। और वहीं पे अगर उनकी माता का नाम मतलब मदर का नाम देखे, या बाबर की जो मदर थी वो चंगेज खान की तरफ से थी। तो जो उसका ओरिजिन है ना बाबर का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोला जाता है। जैसे मंगोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो तैमूर था और चंगेज खान था, तो उसके जो फादर थे वो तैमूर की तरफ से थे, तैमूर के वंश के थे, और जो उसकी मदर थी वो किसके वंश की थी, चंगेज खान के वंश की थी। तो उसके जो फादर थे तैमूर, उनका बोल सकते कि एक प्रथा चलती आती थी। कैसी प्रथा चलती आती थी, जो भी साम्राज्य होता था पिता का, वो अपने सभी के सभी बेटों में इक्वल डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, तो जब बाबर मर रहा था तो बाबर के मरने के टाइम पे हुमायूं से ये बोल दिया गया था कि जो भी मेरा साम्राज्य है वो बाकी के अपने अपने और अपने तीनों भाइयों के बीच में बांट लेना। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने बांट लिया। फिर बांटने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि फिर उनका शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध हुआ। पहला 1539 में युद्ध हुआ था, उसमें वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वो हार गए थे। और हारने के बाद उसी के टाइम पे वो आगरा में अपने भाइयों से मदद लेने के लिए गए थे। ठीक है, पर उनके भाइयों ने मदद करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। फिर इसके बाद 1540 में फिर से युद्ध हुआ था, किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में।
और उस युद्ध में जो बोल सकते हुमायूं थे अपनी पूरी की पूरी संपत्ति को हार गए थे और 15 साल के लिए कहाँ चले गए थे, वनवास पे चले गए थे या एक्साइल पे चले गए थे। ठीक है, 15 साल के बाद फिर उनको मतलब फिर से याद आया कि भैया फिर से अपनी कब्जा मतलब अपनी जो मुगल साम्राज्य है उसको फिर की स्थापना करनी पड़ेगी, फिर से उसको जो सूरी राज्य है या साम्राज्य उसको हराना पड़ेगा। तो 1555 में फिर से एक युद्ध लड़ा गया था और जो युद्ध था उसमें कौन हार गया था, जो सूरी वंश का बोल सकते हैं जो शासक था शेर शाह सिकंदर शाह सूरी, वो हार गया था। और फिर उस जैसे ही वो हारा और मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना हुई, एक साल बाद फिर भाई साहब की मृत्यु ही हो गई थी। तो वो सही से मतलब जीतने के बाद, युद्ध जीतने के बाद भी सही से शासन नहीं कर पाया था और मृत्यु भी आपको पता है कैसे हुई थी। ठीक है, भाई साहब बढ़िया अपनी लाइब्रेरी से किताब पढ़ते हुए जा रहे थे, सीढ़ियों से धड़क गए, धड़कने से ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उनके नाम के हिसाब से बोला जाता है कि वो फॉर्च्यून थे या भाग्यशाली थे, पर देखोगे तो उनके लाइफ के जो इवेंट्स है वो कैसे थे, दुर्भाग्यशाली थे। ठीक है, इसलिए दुर्भाग्यशाली बोला जाता है उनको। क्लियर हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट देखो, हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी विरासत का बंटवारा किया, उनके भाइयों को एक एक प्रांत दिया गया था। तो आपको मैच करना है कि कौन सा प्रांत सही है, कौन से भाई को कौन सा प्रांत दिया गया था, कौन सा रीजन दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हुमायूं बोल से बाबर के 4 बेटे थे, एक हुमायूं, और हुमायूं के 3 भाइयों का नाम क्या था, एक का नाम क्या था कमरान, दूसरा अस्करी और तीसरा हिंदाल। ठीक है, ये 3 हुमायूं के भाई थे और तीनों भाइयों को अलग अलग तरीके के प्रांत और प्रोविंस दिए गए थे। अगर कामरान की बात करूं तो कामरान को किस तरीके का कौन सा प्रोविंस दिया गया था, कांधार रीजन, काबुल और पंजाब। फिर वहीं पे अस्करी की बात करूं तो अस्करी को कौन सा रीजन दिया गया था, ठीक है, सांभाल का। फिर हिंदाल की बात करूं तो हिंदाल को कौन सा रीजन दिया गया था, अलवर वाला रीजन। तो ये तीनों के तीनों रीजन जो है उनके मतलब भाइयों के नाम से क्या है, सही है। तो उपयुक्त में से सभी के सभी क्या है, सही आंसर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज याद रखना, हुमायूं के 3 भाई थे, पहला कौन सा था कमरान, दूसरा अस्करी और तीसरा था। फिर हिंदाल की बात करूं तो हिंदाल को कौन सा रीजन मिला था, अलवर, अस्करी को सांभार और कमरान को कांधार, काबुल और पंजाब वाला रीजन। क्लियर हो गया। और ये चीज याद रखना, ये उनकी प्रथा थी, जैसे तैमूर वंश से वो बिलोंग करते थे ना उनके पिता या उनके पूर्वज, तो उनके अंदर यही प्रथा चलती थी कि जो भी पिता का साम्राज्य है वो अपने सभी के सभी जो भी औलादे हैं या पुत्र हैं उनमें सब में सामान्य बांट दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज हो गई थी। नेक्स्ट देखो, हुमायूं ने दिल्ली में एक नए शहर का निर्माण किया था जिसका नाम उन्होंने डैश रखा था, क्या रखा था। ठीक है, तो सिंपल सा है, क्या रखा था उन्होंने, दीन पना नाम दिया था। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है जो दीन पनाह है वो किस के द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखना हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर हो गया, तो ये एक शहर है। नेक्स्ट देखो, हुमायूं का मकबरा जो कि यूनेस्को साइट है किसके द्वारा बनवाया गया था, हुमायूं टॉम विच इज एन यूनेस्को साइट वाज बिल्ड बाय, इसका आंसर बताओ सभी। नाम आप- ये बेसिकली आप बता भी तो नहीं रहे हो, कोई बी बता रहा है कोई सी बता रहा है। अब देखो भैया, इसका अलग अलग बुकों में देखोगे ना तो अलग अलग नाम दे के रखा है, पर इंडियन कल्चर की अगर साइट पे देखोगे तो बेसिकली वहां पे सही नाम बता के रखा है। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि हुमायूं टॉम की या हुमायूं के मकबरे की, तो उनकी बीबी ने ही बनवाया था। ठीक है, उनकी बोल सकते हैं कि बीबी ने बनवाया था, पर इनमें से कौन सी बीबी थी, उनकी 2 बी मतलब 3 बीबी थी, पर उनमें से बेसिकली भेजा जाता है कि हमीदा बेनू या जो बेगम थी उनके नाम पे बहुत सी बुकों में ये दे के रखा है। पर सही आंसर क्या है हमारा, जो बीगा बेगम बेगम थी उन्होंने हुमायूं का जो मकबरा था वो बनवाया था। ठीक है, जिनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। बहुत सी बुकों में बेनू बेगम के नाम से बताया, पर वो सही आंसर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर हो गया।
तो जो हुमायूं का मकबरा या हुमायूं का टॉम है वो किसने बनवाया था? बोल सकते हैं कि बीगा बेगम, या जिनको दूसरे नाम से हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। कंफ्यूज मत होना इस चीज में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? जैसे बाबर नामा की बात करते तो बाबर नामा तो बाद में लिखी गई थी, पर बोल सकते जो के बाबरी थी बेसिकली उन्होंने खुद ने लिखी थी, पर जो बाबर की आत्मकथा थी वो उन्होंने नहीं लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये कौन थी? उनकी सिस्टर थी, ठीक है, उनकी बहन थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे बेसिकली आता है चौसा, या चौसा का जो युद्ध था वो जब कब लड़ा गया था? 1539 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? द बैटल ऑफ चौसा विच वॉज फॉट इन 1539 वॉज फॉट बिटवीन, ठीक है, तो अभी मैंने जैसे बताया कि 1539 में एक युद्ध लड़ा गया था, किस किस के बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। एक साल के बाद एक और युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध का नाम भी बताओ। ठीक है, तो पहली चीज जो आप बोल सकते हो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1539 में, और उस युद्ध का नाम क्या था? चौसा का युद्ध या बैटल ऑफ चौसा। तो पहली चीज हमारा ये सही हो गया। फिर दूसरे युद्ध की बात करूं तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, जिसको क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, कन्नौज के बाद अगर आप देखोगे तो बिलग्राम, और तीसरा नाम देखोगे तो गेंगीज भी दिया गया है बहुत सी किताबों में। ठीक है, ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में। किसके बीच में लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध के बाद बोल सकते हैं कि जो हुमायूं की सारी संपत्ति जो थी या एम्पायर था वो किसके कब्जे में आ गया था? शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया था। ठीक है, तो ये तीनों नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का युद्ध के नाम से भी, बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी, और गेंगीज के युद्ध के नाम से भी। ठीक है, तो तीनों चीजें, तीनों नाम याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, हुमायूं को किस युद्ध में अकेले शेर शाह के से लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, और युद्ध हारने के बाद वे अपना राज खो दिया और अगले 15 साल के लिए निर्वासन के बन गए थे। ठीक है, तो एग्जाइल प्राप्त हो गई थी उनको। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, कौन सा युद्ध था वो? ठीक है, तो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध बोला जाता है। अब बेसिकली मैंने बताया था 1539 का जब वो युद्ध हारे थे तो अपने भाइयों से मदद लेने के लिए गए थे, कि उनसे पूछा, बोला था कि भैया मेरे साथ युद्ध में मदद दे दो वरना मेरा पूरा का पूरा साम्राज्य चला जाएगा। पर उनके भाइयों ने उनकी मदद नहीं की थी, और 1540 में फिर से उनको शेर शाह सूरी के सामने अकेला युद्ध लड़ना पड़ा था, जिसमें वो फिर से हार गए थे, और सारी की सारी साम्राज्य किसके कब्जे में आ गया था? शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया था। तो ये चीज याद रखना, 1526 से लेके 1540 के बीच में कौन सा साम्राज्य देखने को मिला था हमको? मुगल साम्राज्य देखने को मिला था। ठीक है, फिर ये जो बीच के 15 साल है, जो 1540 से 1555 का टाइम जो है, वो कौन सी डायनेस्टी है, कौन से किस राजवंश ने बोल सकते हैं कि राज किया था? सूरी एम्पायर ने या सूरी वंश ने। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये 15 वर्ष के बाद फिर जैसे ही 1555 में फिर से एक और युद्ध लड़ा गया था, जो बैटल ऑफ सरेंद है। फिर से किसकी स्थापना हो गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ये चीज क्लियर हुई? तो ये युद्ध को अच्छे से याद कर लेना भैया डेट के साथ में। नेक्स्ट देखो, किस शासक की मृत्यु 1556 में अपने पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी? कौन था वो? कौन था वो खुशनसीब?
ठीक है, तो वो खुशनसीब कौन था? हुमायूं था, कि जो सीढ़ियों से मतलब इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद मुगल साम्राज्य अपने हाथ में लेने के बाद वो सही से राज भी नहीं कर पाया और स्टेयर्स से गिरकर उसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब सूर से रिलेटेड हम सूर डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे, तो सूर डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी इसकी स्थापना? शेरशाह ने की थी। ठीक है, और जब बोल सकते हो कि जब उन्होंने 1540 का जो बैटल ऑफ कन्नौज था वो लड़ा था, तो उस टाइम पे उनकी एज कितनी थी? 67 ईयर्स। ठीक है, किस टाइम पे थी? 1540 के टाइम पे। और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1545 में उनकी मृत्यु हो गई थी भैया, 5 साल ही वो रूल कर पाए थे। ठीक है, फिर उनके बेटे इस्लाम सूरी बने थे, फिर इसके बाद दूसरे बोल से इब्राहिम सिंह सूरी आए थे, फिर सिकंदर सूरी आए थे। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, शेरशाह सूरी द्वारा धारण की गई कौन सी उपाधि हमको देखने को मिलती है? टाइटल अज्यूम्ड बाय शेरशाह सूरी वॉज। कौन कौन से टाइटल हमको शेरशाह सूरी को देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो उनको किस नाम से बुलाया जाता है? शेर खान के नाम से भी बुलाया जाता है। शेर खान क्यों बुलाया जाता है? बेसिकली उन्होंने एक शेर का शिकार किया था। ठीक है, तो बिहार के एक सूबेदार थे, क्या नाम था उनका? बहार सिंह लोहारिया एक तरीके से उनका नाम था। तो उन्होंने उस बिहार के सूबेदार ने शेरशाह सूरी को क्या नाम दिया था? शेर खान नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने शेर का शिकार किया था। ठीक है, दूसरा बोलोगे तो हजरत आला भी उन्हीं का बोल सकते हैं उपाधि है, और तीसरा शेर शाही भी उन्हीं की उपाधि है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए हमारे? सही हो गए। क्लियर हो गया? तो वही तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि जिसमें सारी उपाधि कवर हो जाए, तो आपका जो है एक तरीके से इसी क्वेश्चन में सारी की सारी टाइटल्स आपके कवर हो जाया करें। ठीक है, तो अगर शेरशाह सूरी की बात करोगे तो उसको किस किस कौन कौन सी उपाधि थी? पहली कौन सी? शेर खान, क्योंकि शेर का शिकार किया था। दूसरा हजरत आला, और तीसरा शेर शाही। क्लियर हो गया? शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? ठीक है, माइसोलोइम ऑफ शेर शाह सूरी इज एट, कहां पर स्थित है भैया? ठीक है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेक्स्ट देखो, शेरशाह सूरी को महत्वपूर्ण मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। शेरशाह सूरी वॉज असिस्टेड बाय द इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। तो ये मिनिस्टर्स के नाम है, या वो मिनिस्टर्स के नाम सही है, ये आपको पता करना है। ठीक है, मैच करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, अगर विरासत की बात करूं तो दीवाने वजीर हम लोगों ने देखा, तो वजीर जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड रहते हैं? हमारे जो राजस्व या वित्त के प्रभारी जो रहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रहता है, उससे रिलेटेड रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? तो पहले का पहला ही सही है। क्लियर हो गया? तो वजीर से रिलेटेड हम लोगों ने देखा, तो वजीर क्या होता है? जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो वही चीज है। तो पहला क्या हो गया हमारा? पहला ही राजस्व या वित्त के आभारी। फिर दीवाने आरिस की बात करें तो ये कौन होते हैं? सेना के प्रभारी होते हैं। कौन होते हैं? फिर दीवान ए रसायत की बात करूं तो ये कौन से मंत्री होते हैं? हमारे विदेशी मंत्री होते हैं। ठीक है, और फिर दीवान ए ईशा की बात करूं तो ये कौन होते हैं? हमारे चार मंत्री होते हैं या कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है हमारे? मैं मतलब कि सामने ही इनके आंसर दिए गए। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, एक पढ़ लेना शेरशाह, क्योंकि रिलेटिवली शेरशाह सूरी से ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वाले वो इसलिए बता दिए मैंने। कौन लंच बॉक्स लेके आ रहा है भैया? भूख लग रही है कि प्यास लग रही है? अब देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेर शाह के साम्राज्य को डैश सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार मतलब समझते हो क्या है यहाँ पे सरकार? बेसिकली क्या हुआ था, जो सूर्य एम्पायर था ना, जितना भी पूरा का पूरा साम्राज्य था, उन लोगों ने उनको क्या करके रखा था, जो सरकार थी, जैसे कि हम लोग अगर पूरी कंट्री की बात करें तो जो कंट्री हमारी किस में डिवाइडेड है, स्टेट्स में डिवाइडेड है ना, तो वो स्टेट्स को उन्होंने किस क्या नाम दिया है, सरकार नाम दिया। ठीक है, तो जो सूरी साम्राज्य है वो पूरा का पूरा सूरी साम्राज्य कितने सरकारों में या कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, ये आपको आंसर करना। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार का मतलब क्या है, राज्य, स्टेट्स। तो जैसे हमारी पूरी कंट्री है तो कंट्री कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो उसी तरीके के स्टेट्स को उन्होंने यहाँ पे किससे असेंबल किया है, सरकार से। तो कितने सरकार में डिवाइडेड है भैया, तो 47 सरकार में डिवाइडेड है। कितने सरकार में डिवाइडेड है, ठीक है, जैसे हमारे इधर 28 राज्य, वैसे वहां पे कितनी सरकारें थी उस टाइम पे। और वहीं पे इसकी बात करो तो जहां से अगर स्टेट की बात करो तो स्टेट्स को बाद में किस में डिवाइड किया गया है, डिवीजन में, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट्स में। तो बेसिकली सरकार के नीचे कौन सी आपकी बोल सकते हैं कि आती थी, तो परगानाज आती थी। ठीक है, उसके नीचे कौन सी मतलब बोल सकते हैं कि इकाई आया करती थी, तो परगानाज आती थी। तो सबसे ऊपर जो सूरी साम्राज्य था वो सबसे पहले कितने सरकार में डिवाइडेड था, 47 सरकार में डिवाइडेड था। और 47 सरकार जो थे छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइडेड थे, तो उन डिविजन्स को वो लोग क्या बोलते थे, परगानाज बोलते थे। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना, कंट्री, फिर कंट्री को किस में डिवाइड करा उन लोगों ने, स्टेट्स में, हम लोग जैसे समझते हैं। फिर स्टेट्स को किस में डिवाइड किया गया है, डिवीजन में। ऐसे याद नहीं होता ना, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रत्येक परगाना के प्रशासन प्रशासन के प्रभारी अधिकारी नीचे बताए गए हैं निम्नलिखित में से इनका मिलान कीजिए। तो वही चीज बता के रखी, जो पहले सरकार थी तो सरकार को उन्होंने परगानास में डिवाइड करा था, और जो परगानास को संभालने वाले प्रभारी अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था, इनको मैच करना है। ये सर जगह नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो इसको देखो, जो सिकदार थे उन सिकदार को क्या बोला जाता था, सैन्य अधिकारी बोला जाता था। क्या बोला जाता था। फिर आमीन की बात करो तो अमीन कौन होते थे, जो भू राजस्व को देखते थे, ठीक है, कि जो भूमि वगैरह को देखते थे। फिर फेतेदार कौन होते थे, जो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। और जो कनकून रहते थे वो कौन होते थे, हमारे लेखाकार हुआ करते थे। ठीक है, तो क्रॉस में हमारा मैच है सारा का सारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, मलिक महमूद जायसी शेर शाह के शासक काल के संरक्षक थे। मलिक महमूद जायसी कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। तो ये चीज सबको पता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा ही है। तो कौन सी किताब लिखी थी, ठीक है, तो पद्मावत लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, जो मलिक महमूद जायसी थी वो किस शासनकाल के संरक्षक थे, तो शेरशाह सूरी के टाइम के शासनकाल के क्या थे, संरक्षक थे। और कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने, पद्मावत लिखी थी। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है उसकी कहानी। अब नेक्स्ट देखो, किस युद्ध के बाद हुमायूं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी। आफ्टर विच बैटल हुमायूं रीगेन्ड हिज पावर, उस बैटल का नाम क्या था। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था वो, सरहिंद का युद्ध। किस किस के बीच में लड़ा गया था, सिकंदर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। ठीक है, उसमें कौन हार गया था, सिकंदर शाह सूरी हार गया था, और फिर से मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था,
फिर से स्थापना हो गई थी, फिर से मुगल साम्राज्य उस अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, तो किस टाइम पे लड़ा गया था, युद्ध की डेट क्या है हमारी, ठीक है, 22 जून 1555। ठीक है, और इसके एक साल के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया। बाबर किसके वंशज थे, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। वैसे मैं इसका आंसर बता चुका हूं, पर एक बार इसको पढ़ के इसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था या फर्स्ट पार्ट था कंप्लीट हुआ। इसमें हमने हुमायूं के बारे में देखा, बाबर के बारे में देखा और शेरशाह सूरी के बारे में देखा। तो कल से हम लोग अकबर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, कल के पार्ट्स में ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है।